वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8th ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर 4 एग्रीकल्चर पूरा चैप्टर हम लोग लाइन टू लाइन अच्छे से समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए 3 बच्चे हैं जिनका नाम है गुरप्रीत, माधव और टीना। वो ऐसे ही गांव में घूम रहे थे और उन्होंने देखा कि फार्मर जो है वो अपने लैंड में टिलिंग कर रहे हैं, यानी कि किसान क्या कर रहे हैं, टिलिंग होता है जुताई, तो किसान अपने खेतों की जुताई कर रहे हैं। ये उन बच्चों ने देखा। फार्मर ने यानी कि किसान ने बच्चों को बताया कि ये जो ज़मीन है इस पे गेहूँ उगता है और गेहूँ में जब वो मैन्योर डालते हैं, देखिए मैन्योर होता है खाद जिससे उपज अच्छी हो जाती है। तो किसान बताते हैं बच्चों को कि जब हम इस सॉइल में, इस मिट्टी में अगर मैन्योर डालेंगे तो इससे हमारी फसल अच्छी होगी। बच्चों को उन्होंने बताया कि वीट को जब वो मार्केट में जाकर के बेचेंगे तो उनको काफ़ी अच्छा प्राइस मिलेगा और मंडी में वो मंडी से पहले खेत में वीट उगा, फिर वीट को किसान ने मंडी में बेचा, मंडी से वो फैक्ट्रियों में जाता है, फैक्ट्रियों में उससे आटा बनता है और बिस्किट बनते हैं और भी गेहूं से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो देखिए हमें यहाँ पे 3 एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी और टर्शरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी ज़मीन से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि खेती हो गई, माइनिंग एंड क्वेरिंग हो गई, जिसमें से खदानों में से हम लोग ज़मीन में से कोयला, तेल, है ना, मेटल्स निकालते हैं, तो वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं। ज़मीन से निकाल करके हम लोग उस मटेरियल को फिर आगे फैक्ट्रियों में भेजते हैं, तो वो सेकेंडरी होती है। फिर जब वो बेच रहे होते हैं मार्केट में तो उसको हम टर्शरी एक्टिविटी बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्लांट टू अ फिनिश प्रोडक्ट इन्वॉल्व्स 3 टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ज़मीन से, फैक्ट्री से मार्केट तक पहुंचने में 3 स्टेप लगते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी एक्टिविटीज़ में जैसे कि एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ज़मीन में से निकालना, नेचुरल रिसोर्सेज को खेती करके पैदा करना, जिसमें हमारी खेती आती है एग्रीकल्चर, फिशिंग होता है मछली पालन, एंड गैदरिंग और बाकी जैसे कि बी हाइविंग, जैसे मधुमक्खी पालन होता है, और एनिमल हस्बेंड्री हो गई, यानी कि जो गाय भैंसे हम लोग पालते हैं, ये सारे के सारे प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में क्या क्या होते हैं, इन सब जो रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल कच्चा माल, यानी कि जैसे कि गेहूँ, चावल, ये सारा का सारा कच्चा माल होता है, इसको हम रॉ मटेरियल बोलते हैं। यही रॉ मटेरियल जब फैक्ट्रियों में जाता है फिर उससे और सामान बनता है, तो वही हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी होती है, जिसमें सामान की प्रोसेसिंग होती है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, स्टील का बनना, बेकिंग ऑफ ब्रेड यानी कि ब्रेड का बनना, और कपड़े का बनना, ये सारी की सारी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो ये सारी की सारी हमारी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। टर्शरी एक्टिविटीज़ में क्या होता है, टर्शरी एक्टिविटी प्रोवाइड support to primary and secondary sector through services, transport, trade, banking, insurance and advertising are the example of tertiary activities। तो ये activities के example आप लोगों से MCQs में पूछे जा सकते हैं कि what are the एक्टिविटीज़ दैट आर डन इन प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में फार्मिंग आती है, एनिमल हस्बेंड्री आती है, माइनिंग एंड क्वेरिंग आती है, एग्रीकल्चर, फिशिंग, ये सब आता है। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में मैन्युफैक्चरिंग, जो फैक्ट्रियों में सामान बनता है ना, वो सारा का सारा हमारा सेकेंडरी एक्टिविटी में आता है। टर्शरी एक्टिविटी में ट्रांसपोर्ट, सामान का एक जगह से दूसरी जगह जाना, ट्रेड यानी कि व्यापार होना, बैंकिंग का, इंश्योरेंस का काम, जो आप एड्स देखते हैं, ये सारा का सारा टर्शरी एक्टिविटी होता है। तो आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी इन तीनों एक्टिविटीज़ को भी याद करना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। MCQ में भी आ सकती हैं, 1 वर्ड क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि इनका एक एक एग्जाम्पल दो, बड़े में भी आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा का पूरा पार्ट कई तरीके से आ सकता है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं एग्रीकल्चर, क्योंकि एक प्राइमरी एक्टिविटी है। इसमें क्या क्या होता है, क्रॉप्स यानी कि फसलों को उगाना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फूल उगाना, या फिर रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक होता है भेड़ बकरियाँ, गाय भैंस, जो जानवर होते हैं इनको हम लाइफ स्टॉक बोलते हैं। रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, इनको पालना। तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं ये एग्रीकल्चर की होती हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं। दुनिया में 50% जो है, 50% लोग दुनिया के एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं। इंडिया की 2/3 लगभग 66 पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। अब वर्ड का ओरिजिन देखते हैं। एग्रीकल्चर जो है वो लैटिन वर्ड एगर, एग्री से आया है, जिसका मतलब होता है सॉइल, और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन, उगाना। एग्री का मतलब मिट्टी होता है, कल्चर का मतलब होता है उगाना, कल्टीवेट करना। तो हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी 3 एक्टिविटीज़ के बारे में देख लिया। इसमें कौन कौन से काम होते हैं ये देख लिया। दुनिया में 50% लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ पर डिपेंड करते हैं
और हमारे देश में 2/3 ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। ये देखा। अब फेवरेबल टोपोग्राफी, टोपोग्राफी होता है एरिया, इलाका, आपके आसपास की प्लेन है या फिर पहाड़ों के इलाकों में रह रहे हो, पठार में रह रहे हो, कहाँ रह रहे हो, वो आपकी टोपोग्राफी होती है। फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी, मतलब जैसे कि आपका एरिया है ना, उस पर ही डिपेंड करेगा कि आपकी फसल कौन सी उगेगी और कैसी और कितनी उगेगी, कितनी अच्छी उगेगी, वो सब आपके टोपोग्राफी पर, आपके इलाके पर डिपेंड करता है। मिट्टी कैसी है। द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज नोन एज एरेबल लैंड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, MCQ में आ सकता है कि भाई एरेबल लैंड क्या होता है। तो लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन, ऐसी ज़मीन जहाँ पर फसल उगाई जा सकती है। लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन, ऐसी ज़मीन जहाँ पर फसलें उगाई जा सकती हैं, उसको हम लोग एरेबल लैंड बोलते हैं। मैप में हम लोगों ने देखा है कि दुनिया में कहाँ कहाँ पर एरेबल लैंड एग्जिस्ट करता है। तो ये देखो मैप में इंडिया में बहुत सारा एरिया है, देखो इंडिया का ऑलमोस्ट सारे पार्ट में आप फसल उगा सकते हैं। ये जो ग्रीन वाला पार्ट है दुनिया के मैप में ये बताता है जहाँ जहाँ पर फसलें उगाई जा सकती हैं। इंडिया के पास लार्जेस्ट एरेबल लैंड है बाय परसेंटेज ऑफ इट्स एरिया, मतलब बहुत सारे इलाके में हमारे देश में खेती हो सकती है। अब आगे देखते हैं एग्रीकल्चर। ये देखिए कल्चर में क्या क्या आता है। कल्चर का मतलब हमने कल्टीवेशन देखा था, लैटिन में उगाना। एग्री का मतलब होता है मिट्टी, मिट्टी में उगाना, तो एग्रीकल्चर हो गया मिट्टी में आप कुछ उगा रहे हैं। सेरीकल्चर होता है सिल्क वॉर्म, जो सिल्क होता है ना, सिल्क का कपड़ा, वो सिल्क वॉर्म से आता है। तो सेरीकल्चर को कमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, इट में सप्लीमेंट द इनकम ऑफ फार्मर, तो खेती के साथ साथ सेरीकल्चर कर सकते हैं। पिस्सीकल्चर यानी कि मछली पालन होता है। विटीकल्चर होता है जो अंगूर कल्टीवेशन किए जाते हैं। और हॉर्टिकल्चर में हमारे क्या क्या आता है, अगर कोई सब्जियां उगाई जा रही हैं, फूल उगाए जा रहे हैं या फिर फल उगाए जा रहे हैं कॉमर्शियल यूज़ के लिए, यानी कि बेचने के लिए अगर फल, सब्जियां या फूल उगाए जाते हैं तो उसको हम लोग हॉर्टिकल्चर कहते हैं। बच्चे इसको भूल जाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से MCQ में आ सकता है, 1 वर्ड में आ सकता है व्हाट इज हॉर्टिकल्चर, या फिर अगर आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाए एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ कल्चर्स, तो एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, पिस्सीकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इस तरीके से आप लोगों को ये याद होने चाहिए। ये देख लिया हम लोगों ने। अब हम देखते हैं फार्म सिस्टम। तो एग्रीकल्चर या फिर फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट एज अ सिस्टम, एक सिस्टम की तरह आप इसको देख सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों की एग्रीकल्चर करने के लिए ज़रूरत होती है। इंपॉर्टेंट इनपुट्स जैसे कि सीड होते हैं, बीज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हमें, है ना, एग्रीकल्चर करने के लिए। फर्टिलाइज़र जिससे हमारी उपज बढ़ती है, मशीनरी है ना, ट्रैक्टर वगैरह, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। फार्म सिस्टम ऑफ एन एरेबल फार्म, जिस फार्म में खेती की जा सकती है उसमें क्या क्या होता है, देखो मशीन होते हैं, बीज होते हैं, फिर कुछ केमिकल्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और मैन्योर्स वगैरह डाले जाते हैं। प्लोइंग, सोइंग, स्प्रेइंग, प्लो करना, जुताई करना, सो करना यानी कि जो होता है फसल को लगाना, स्प्रे करना, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और वीडीसाइड जैसे कीड़े मकोड़े ना लगे तो स्प्रे किया जाता है दवाइयों को, और फिर उसके बाद फसल उग करके आ जाती है। ये हमारा खेती का प्रोसेस हुआ। फिजिकल एंड ह्यूमन इनपुट्स, ये देखो फार्म सिस्टम ऑफ एन एरेबल फार्म, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इनपुट्स क्या क्या होते हैं, फिर प्रोसेस क्या होता है और आउटपुट क्या निकल के आता है। तो देखो आउटपुट तो एक फसल में से, खेत में से क्या निकल के आएगा, फसल आएगी। फिजिकल एंड ह्यूमन फार्म इनपुट्स क्या क्या हुए, तो ह्यूमन जो है वो अपना सामान रखता है, लेबर मेहनत करता है, मशीनरी को चलाता है, केमिकल्स को डालता है। फिजिकल इनपुट्स क्या क्या हुए, जो भगवान जी देते हैं, सनशाइन हो गई, रेनफॉल, टेम्परेचर कैसा है, मिट्टी कैसी है, ढलान कैसा है। देखो स्लोप में तो प्लेन होता है, समतल ज़मीन होती है, पठार होते हैं जो थोड़े ऊंचे होते हैं, और माउंटेन्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा ऊंचे होते हैं, और आइलैंड्स होते हैं जो समुद्र के बीच में होते हैं। तो काफ़ी सारे टाइप ऑफ हमारे टोपोग्राफी होती है, उसमें अलग अलग फिजिकल इनपुट्स होते हैं, क्योंकि रेगिस्तान में गर्मी ज़्यादा होगी, पहाड़ों पर ठंडी ज़्यादा होगी, है ना, और जो समुद्री इलाके होते हैं वहाँ पे टेम्परेचर एक जैसा रहता है थ्रू आउट द ईयर, तो अलग अलग चीज़ें होती है। सनशाइन, टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉइल स्लोप, ये अलग अलग जो है इनपुट्स होते हैं। अब सम ऑफ द ऑपरेशन इन्वॉल्व, जो कि फार्मिंग में, खेती में जो जो हम काम करते हैं वो है प्लोइंग, प्लो करना, जुताई करना, सोइंग यानी कि बीज डाल करके फसल लगाना, इरिगेशन करना, अब पानी तो चाहिए होगा फसलों को तो इरिगेशन बोलते हैं उसको, पानी देने को। वीडिंग का देखो, वीड होते हैं अनवांटेड प्लांट्स, तो वीड अगर आपसे पूछा जाए कि क्या होता है, तो अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रोज इन द फार्म।
खेतों में जो इस तरीके के प्लांट्स उग जाते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, उनको निकाल करके फेंकना होता है, तो उसको हम लोग वीडिंग बोलते हैं। हार्वेस्टिंग मतलब फसल की कटाई हो गई। आउटपुट्स फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड क्रॉप, वूल, डेयरी, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। तो आउटपुट यानी कि हम जो फसल उगा रहे हैं, जानवर पाल रहे हैं, उससे क्या क्या मिल रहा है। फसल उगाते हैं तो हमें फसल मिलती है, क्रॉप्स मिलते हैं। वूल, हम लोगों को जो भेड़ वगैरह पालते हैं तो उससे वूल मिलती है। गाय भैंस पालते हैं तो दूध मिलता है। और वो डेयरी होता है। पोल्ट्री होता है, जैसे कि मुर्गी पाल रखी तो अंडे आ गए। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, आउटपुट्स होते हैं किसी भी फार्म के। तो फार्म के आउटपुट्स क्या क्या होते हैं ये भी हमें याद रखना है। क्रॉप, वूल, डेयरी, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, ये सारे के सारे फार्म के आउटपुट होते हैं। अब जो फार्मिंग होती है वो कई सारे टाइप्स की होती है। देयर आर वेरियस टाइप्स फार्मिंग के। तो फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड। दुनिया में अलग अलग तरीके से फार्मिंग की जाती है। जो मतलब जोग्राफिकल कंडीशन कैसी है ना, जहाँ पर पानी ज़्यादा होगा वहाँ पर चावल उगाया जाएगा। तो अलग अलग जो है कंडीशंस होती हैं जहाँ पर फसलें उगती हैं। और भाई वहाँ पे डिमांड कितनी है, कितना, और वहाँ पे लेबर कितना है, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारी तरीके से फार्मिंग करते हैं। मेनली दो टाइप की होती है, एक होती है सब्सिस्टेंस फार्मिंग और एक होती है कमर्शियल फार्मिंग। तो एक कमर्शियल फार्मिंग तो बहुत ज़्यादा बड़े लैंड पर की जाती है और सामान को बेचने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए कमर्शियल फार्मिंग की जाती है। अब सब्सिस्टेंस फार्मिंग देख लेते हैं। सब्सिस्टेंस फार्मिंग एक ऐसी टाइप ऑफ फार्मिंग है जिसमें जो है फार्मर फार्मिंग करता है अपनी फैमिली के साथ और अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, अपने खाने पीने के लिए वो फार्मिंग करता है। ट्रेडिशनली इसमें क्या होता है, टेक्नोलॉजी का कम इस्तेमाल किया जाता है, घर के ही लोग लेबर करते हैं। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है वो दो तरीके से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। सब्सिस्टेंस का मतलब ही होता है अपनी पूर्ति करना। सब्सिस्टेंस एक जो है इंग्लिश का वर्ड है, इसमें पूर्ति करना अपनी ही होता है इसका मतलब। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग में ये होता है कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो फार्मिंग की जाती है वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है, जिसमें टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, फैमिली के ही लोग उसमें खेती कर रहे होते हैं। अब इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होता है। Farmer cultivates a small plot of land using simple tools and more labor। इसमें क्या होता है, फार्मर जो होता है वो थोड़ा मतलब एक स्मॉल प्लॉट होता है, उसके पास सिंपल से टूल्स होते हैं और ज़्यादा लेबर करके वो इसमें खेती अपना कर रहा होता है। क्लाइमेट विद लार्ज नंबर ऑफ डेज विद सनशाइन एंड फर्टाइल सॉइल परमिट ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन क्रॉप एनुअली ऑन द सेम प्लॉट। तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होता है कि भाई छोटा प्लॉट है बट उस पर साल में 2 फसलें उगा रहे हैं, क्योंकि मतलब हो सकता है सनशाइन वगैरह अच्छी हो, फर्टाइल हो सॉइल। राइस जो होता है वो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में मेन क्रॉप होती है। दूसरी क्रॉप जो है गेहूँ और मेज, पल्सेस, ऑयल सीड्स, ये सब होते हैं। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रेवलेंट इन थिकली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ मानसून रीजन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया। तो इंडिया वाले रीजन में इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है वो काफ़ी पॉपुलर है। इसमें राइस उगाया जाता है, वीट उगाया जाता है, मेज, पल्सेस, ऑयल सीड्स वगैरह उगाए जाते हैं। और ऐसे इलाकों में ये होता है जहाँ पर मतलब मानसून बारिश ठीक हो जाती है ताकि आसानी से हो जाए। साउथ ईस्ट एशिया वाले रीजन में इंडिया में होता है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस देख लिया हमने। अब प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस में जो है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैटिक हर्डिंग। तो इसमें क्या होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब पहले एक प्लॉट ऑफ लैंड पे करी फार्मिंग, फिर वो कुछ टाइम बाद फर्टाइल नहीं रहा, फिर दूसरी जगह गए वहाँ पे फार्मिंग करी, तो ये होती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और हम पहले यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग देख लेते हैं। तो दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स बाहर वाले नहीं, नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं होता है इसमें। जो नेचुरल खाद होती है वही डाली जाती है खेतों में, वो होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग। अभी जो आगे है ना शिफ्टिंग कल्टीवेशन, नोमैटिक फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग, ये हम लोग ना नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इसके आगे का वीडियो। होपफुली आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। इस वीडियो में हम एग्रीकल्चर का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी सारा पार्ट कवर कर लिया था। अब हम देखेंगे जो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का आगे का पार्ट है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाला पार्ट हम देखने वाले हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है मतलब शिफ्ट करते रहना, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहना। ये प्रैक्टिस किया जाता है इन द थिकली फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ अमेजॉन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। देखिए जो अमेजॉन बेसिन है वो साउथ अमेरिका में पड़ती है। यहाँ पर ये देखिए मैप है ना, ये देखो मैप में ये वाला जो रीजन है ना, यहाँ पे फॉरेस्ट है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर जो है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है। अफ्रीका का भी जो फॉरेस्ट वाला एरिया है वहाँ पर होती है। इंडिया में नॉर्थ ईस्ट वाले
एरिया में ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है। बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे जंगल होता है, तो एक एरिया के पेड़ काटे जाते हैं, फिर वहाँ पर एग्रीकल्चर किया जाता है, फिर कुछ समय बाद उसकी लैंड की फर्टिलिटी उर्वरकता कम होने लगती है, फिर वो आगे मूव कर दिया जाता है, उसको ऐसे ही छोड़ के वहाँ पे फिर पेड़ उग जाते हैं अपने आप, क्योंकि बहुत ज़्यादा घना जंगल में ये वाला काम होता है। तो दीज आर द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल। ऐसे इलाकों में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है तो क्विक रीजनरेशन हो जाता है वेजिटेशन का, एकदम से फिर से वहाँ पे फसल उग जाती है, मतलब पेड़ उग जाते हैं। अ प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय फेलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग देम। कैसे क्लीन किया जाता है कि पेड़ जो हैं वो काट दिए जाते हैं, फिर उनको जला दिया जाता है, और जो ऐश होती है, जो राख आती है, उसको मिट्टी में मिक्स कर दिया जाता है। उससे क्या होता है, मिट्टी की जो है उर्वरकता, जो उसकी फर्टिलिटी है वो बढ़ जाती है। एशेस को मिक्स करने के बाद इसमें क्या क्या उगाया जाता है, मेज, यैम, पोटैटोज, कसावा, ये उगाए जाते हैं। कुछ समय बाद 4-5 साल बाद सॉइल फर्टिलिटी लूज करती है, तो वहाँ पे उस लैंड को छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को इसलिए हम लोग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि पहले एक प्लॉट ऑफ लैंड था, मतलब जंगल था बहुत बड़ा, कुछ एरिया के पेड़ काटे, उनको जलाया, और जो राख बनी उसको मिट्टी में मिक्स कर दिया, फिर उसके बाद वहाँ पर खेती करी। 4-5 साल बाद वो उपज कम होने लगी, तो फिर वो आगे बढ़ गए। यहाँ पे क्योंकि इस ऐसे इलाकों में जहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो दोबारा से उस एरिया में पेड़ उग जाते हैं, तो फिर वो आगे बढ़ जाते हैं, आगे फिर से वो इसी तरीके से पेड़ काटते हैं, तो पीछे वाला 10-12 साल बाद वो पीछे वाला जो एरिया वो छोड़ के आए थे, वहाँ पे फिर से खूब बड़े बड़े पेड़ उग जाते हैं। तो ऐसे इलाकों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, घना जंगल होता है, वहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता है। नोमैडिक हर्डिंग क्या होता है? इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन द सेमी एरिड। सेमी एरिड ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पे बारिश कम होती है, थोड़ा सूखा इलाका होता है, और एरिड रीजन ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान, जम्मू कश्मीर। तो नोमैडिक हर्डिंग यानी कि जानवरों को पाला जाता है, क्योंकि ज़मीन खेती लायक नहीं होती है, ज़मीन बंजर होती है, तो जानवरों को पाल पोस कर, मतलब जानवरों के दूध और मीट पर ही जीते हैं। तो in this type of farming, herdsmen move from place to place with their animals for fodder and water along defined routes. This type of movement arises in response to climatic constraint and terrain. तो इसमें क्या होता है कि फेवरेबल सीजन के हिसाब से जगह जगह मूव करते रहते हैं। नोमैडिक जहाँ पर भी आए, आप लोगों को समझ जाना है, ऐसे एरिया की, ऐसे लोगों की बात करी जा रही है जो मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरे जगह पर। तो शीप, कैमल, याक, गोट्स आर मोस्टली कॉमनली रियर्ड। पाला जाता है किस किस को? इसमें शीप को, कैमल को, याक को, और इससे इनको मिल्क मिल जाता है, मीट मिल जाता है, वूल, हाइड्स एंड अदर प्रोडक्ट्स टू द हर्डर्स एंड देयर फैमिलीज। तो जो है इनकी दूध निकाल लेते हैं, और इनसे ही इनकी जो हाइड्स बना लेते हैं, यानी कि कपड़े, इनसे, इनके मांस से मीट मिल जाता है, वूल मिल जाती है, इन सब से नोमैडिक हर्डिंग में। तो नोमैडिक हर्डिंग में जानवरों को पाला जाता है, और ऐसे इलाकों में होती है जहाँ पर बारिश की कमी होती है, क्योंकि फिर मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है, और मिट्टी उपजाऊ नहीं होती तो फिर जानवरों को पाल करके काम चलाया जाता है। कमर्शियल फार्मिंग ऐसे इलाकों में होती है। इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड फॉर सेल इन मार्केट। मतलब कमर्शियल फार्मिंग में मार्केट में सेल करने के लिए फार्मिंग की जाती है। एरियाज कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड इज लार्ज। मतलब काफ़ी बड़े एरिया में की जाती है, और जो अमाउंट ऑफ कैपिटल है, जो पैसा है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इसमें लगता है। मोस्ट ऑफ द वर्क जो है वो मशीन्स करती हैं। कमर्शियल फार्मिंग में क्या क्या होता है? कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिस्ट फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो 3 टाइप के होते हैं। कमर्शियल फार्मिंग में ग्रेन फार्मिंग जो होती है, ग्रेन मतलब जो दाने वाला होता है, इसमें गेहूं उगाया जाता है, मेज़ उगाई जाती है, ये मेजर क्रॉप्स होती हैं कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में। वीट एंड मेज आर कॉमन कमर्शियली ग्रोन ग्रेन्स। तो वीट और मेज़ मक्का होता है, वीट होता है गेहूं। तो गेहूं और मक्का मेनली कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में, क्योंकि कमर्शियल फार्मिंग में के भी हमारे पास कई सारे टाइप्स आए हैं। तो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में क्या क्या होता है? वीट और मेज़ उगाया जाता है। मेजर एरियाज वेयर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड आर टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। तो टेम्परेट ग्रासलैंड देखिए, टेम्परेट वो एरिया होता है जहाँ पर थोड़ा ठंडा मौसम होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं, बट इंडिया से काफ़ी ज़्यादा ठंडा। तो टेम्परेट ग्रासलैंड ऐसे एरिया जहाँ पे सिर्फ घास उगती हैं, पेड़ नहीं उगते क्योंकि बारिश कम होती है, वहाँ पर इस तरीके के वीट और मेज़ का कल्टीवेशन किया जाता है। तो नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में, एशिया में उगता है। और टेम्परेट ग्रासलैंड यहाँ पे जो यूक्रेन वॉर हुई है, यूक्रेन में बहुत ज़्यादा गेहूँ उगता है, वो टेम्परेट एरिया है। दीज एरियाज आर स्पार्सली पॉपुलेटेड, पॉपुलेशन जो है कम होती है, विद लार्ज फार्म्स स्प्रेडिंग ओवर
hundreds of hectares. Severe winter restrict the growing season and only a single crop can be grown. तो ये जो है टेम्परेट वाले होते हैं, यहाँ पे काफ़ी मतलब ठंड पड़ जाती है कुछ समय के लिए, जब कम ठंड होती है तभी फसल उगती है, और एक समय होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो तब फसल नहीं होती, तो एक ही फसल उगाई जाती है एक पूरे साल में। तो कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग ये हो गई। मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है, द लैंड इज यूज फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइफ स्टॉक। तो मिक्स है, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। लैंड का इस्तेमाल जो है वो फूड क्रॉप्स यानी कि चावल गेहूँ ये उगाने के लिए हो रहा है। फॉडर क्रॉप्स यानी कि जो इनके जानवर खाते हैं वो क्रॉप भी उगाई जा रही है, और वहीं पर जानवरों को पाला भी जा रहा है। तो कमर्शियल फार्मिंग में मिक्स्ड फार्मिंग क्या हुई, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। फूड क्रॉप भी उगाई जा रही है, फॉडर क्रॉप भी उगाई जा रही है, और लाइफ स्टॉक को भी वहीं पर, लाइफ स्टॉक यानी कि गाय भैंसों को भी वहीं पर पाला जा रहा है। ये यूरोप में, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना यहाँ पर फॉलो किया जाता है। अब कमर्शियल फार्मिंग में प्लांटेशंस भी आते हैं। प्लांटेशन में क्या होता है, बहुत बड़ा लैंड होता है और उस पर फसल उगाई जाती है। एग्जाम्पल के लिए प्लांटेशन क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना, कॉटन। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांटेशन क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं, एमसीक्यूज में एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा आता है। तो टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैश्यू, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे हमारे प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। तो लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड, काफ़ी ज़्यादा लेबर कैपिटल की इसमें ज़रूरत पड़ती है। द प्रोड्यूस मे बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ और इन द नियर बाय फैक्ट्रीज। द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज दस एसेंशियल फॉर सच फार्मिंग। तो काफ़ी ज़्यादा लैंड लगता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब लेबर, काफ़ी सारे लोगों को इसमें काम करना होता है, काफ़ी बड़े लैंड पे होते हैं, और ये बेचने के लिए मोस्टली ये किया जाता है। ये हो गया। तो मेजर प्लांटेशंस जो हैं वो ट्रॉपिकल रीजन ऐसे रीजन होते हैं जहाँ पर धूप काफ़ी ज़्यादा आती है और बारिश भी काफ़ी होती है। तो रबर प्लांटेशन जो कि मलेशिया की है, कॉफ़ी ब्राज़ील की, टी इंडिया की और श्रीलंका की काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल्स हैं प्लांटेशंस के। तो ये एग्जाम्पल्स भी याद रख लीजिएगा, टी इंडिया और श्रीलंका में, और कॉफ़ी ब्राज़ील में, रबर मलेशिया में। मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं दुनिया की, ये अब हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन है दुनिया की, तो काफ़ी सारी क्रॉप्स उगाई जाती हैं। तो एग्रो इंडस्ट्रीज में जो सप्लाई की जाती हैं क्रॉप्स, तो कौन कौन सी होती है, वीट, राइस, मेज, मिलेट्स, जूट, कॉपर, कॉटन, ये जूट और कॉटन फाइबर क्रॉप्स हैं। इंपॉर्टेंट याद रखना है कि फाइबर क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, फाइबर क्रॉप्स हैं जूट और कॉटन। ये वाला जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जूट और कॉटन। जूट कॉटन क्या है, जूट कॉटन है फाइबर क्रॉप्स। ये बिल्कुल याद रखना है कि जूट और कॉटन क्या है, जूट और कॉटन फाइबर क्रॉप्स हैं। फाइबर क्रॉप्स के एग्जांपल जूट एंड कॉटन। और बेवरेजेस, बेवरेज क्या होता है, बेवरेज होता है जो चीज़ आप पीते हो वो आपका बेवरेज होता है। तो टी, कॉफ़ी, इंपॉर्टेंट, टी, कॉफ़ी बेवरेजेस हैं। और फाइबर क्रॉप्स हैं जूट, कॉटन, बेवरेज क्रॉप है टी, कॉफ़ी, बेवरेज क्रॉप है टी, कॉफ़ी, फाइबर क्रॉप है जूट, कॉटन। बहुत आता है एग्जाम में, ठीक है। अब राइस के बारे में देखते हैं। राइस जो है वो मेजर फूड क्रॉप है दुनिया की, दुनिया में सबसे ज़्यादा राइस खाई जाती है। स्टेपल डाइट ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। स्टेपल डाइट मतलब जो रेगुलरली खाई जाती है, स्टेपल डाइट है राइस ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन की, जहाँ पर बारिश अच्छी होती है। राइस को काफ़ी गर्मी, हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा हवा में नमी और रेनफॉल। जब जिस भी एरिया में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगी वहाँ पे हवा में ह्यूमिडिटी होगी, नमी होगी। तो राइस को क्या क्या चाहिए उगने के लिए, हाई टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होनी चाहिए, रेनफॉल ज़्यादा होनी चाहिए राइस को उगने के लिए। इट ग्रोज बेस्ट इन अलुवियल क्लेली सॉइल विच कैन रिटेन वाटर। तो राइस किस में अच्छा उगता है, अलुवियल सॉइल। अलुवियल सॉइल कहाँ पर होती है, नदियों के पास होती है। तो चाइना जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है, इंडिया है चाइना के बाद, फिर जापान, श्रीलंका, इजिप्ट। ये जो है फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में है। तो ये क्रॉप काफ़ी ज़्यादा उगाई जाती है, साल में 2 बार भी राइस उगा लिया जाता है वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में। तो ये राइस है, वर्ल्ड की स्टेपल क्रॉप है। हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल, ह्यूमिडिटी चाहिए होती है। चाइना लीडिंग प्रोड्यूसर है, सेकंड नंबर पे इंडिया आता है, और श्रीलंका और जापान, इजिप्ट, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा राइस उगाया जाता है। वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश ये 2 ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर क्योंकि फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन तो साल में 2 से 3 बार भी राइस उगा लिया जाता है। वीट, गेहूँ।
वीट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, मतलब हल्का हल्का ठंडा टेम्परेचर चाहिए होता है ग्रोइंग सीजन के लिए, और ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है जब हार्वेस्ट, मतलब सर्दियों के टाइम पर हमारे देश में वीट को उगाया जाता है, क्योंकि जब उगा रहे हैं तब ठंडा हल्का हल्का टेम्परेचर, और जब काट रहे हैं तो गर्मी। तो अक्टूबर में उगाया जाता है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है। और वेल ड्रेन, अच्छी मतलब पानी वानी सही होना चाहिए, वेल ड्रेन लोमी सॉइल होनी चाहिए। और कहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गेहूँ उगाया जाता है, तो यूएसए में, यूक्रेन में और इंडिया में भी सर्दियों में वीट उगाते हैं। मिलेट्स यानी कि कोर्स ग्रेन्स, जो कि छोटे छोटे दाने वाले, जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, ये जो होते हैं, दे आर नोन एज कोर्स ग्रेन्स। एंड तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया भाई, कोर्स ग्रेन क्या होते हैं, तो मिलेट्स आर कोर्स ग्रेन्स। कोर्स ग्रेन कौन कौन से होते हैं, मिलेट्स आर कोर्स ग्रेन्स। ये लेस फर्टाइल, मतलब जहाँ पे उपज कम हो रही है, ऐसा लैंड जहाँ पर कम फसल उग सकती है, वहाँ पर भी मिलेट्स आसानी से अच्छे से उग जाते हैं। हार्डी क्रॉप है। हार्डी क्रॉप कौन सी होती है, जिसमें लो रेनफॉल, हाई टेम्परेचर सभी झेल जाते हैं, हल्की हल्की सी रेनफॉल में भी और गर्मी में सब झेल जाते हैं, इसलिए इनको हार्डी क्रॉप बोलते हैं। ज्वार, बाजरा, रागी इंडिया में होते हैं। अदर कंट्रीज जैसे कि नाइजीरिया, चाइना और नाइजर में ये होते हैं। नाइजीरिया और नाइजर दो अलग अलग कंट्रीज हैं अफ्रीका की। मेज रिक्वायर मॉडरेट टेम्परेचर। मेज को ठीक ठीक टेम्परेचर चाहिए होता है, टेम्परेचर, रेनफॉल और सनशाइन बहुत ज़्यादा चाहिए होती है मक्के को। इट नीड्स वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल। मेज जो है वो नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, मैक्सिको, 2 कंट्रीज याद रख लो, इंडिया चाइना में सब उगता है, ये भी याद रख लो एग्जाम्पल देने के लिए। कॉटन जो होता है, कॉटन को काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। तो कॉटन को क्या क्या चाहिए होता है, कॉटन को काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, रेनफॉल हल्की हो तो चलेगा, 210 दिन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉटन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। कॉटन को 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज। फ्रॉस्ट फ्री डेज का मतलब होता है क्या, कि ओस नहीं गिरनी चाहिए, 210 दिन तक ओस ना गिरे, नमी ना हो, तभी कॉटन उगेगा, अदरवाइज फुस हो जाएगा। तो ये ब्लैक सॉइल और अलुवियल सॉइल में काफ़ी अच्छा उगती है कॉटन। चाइना, यूएस, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इजिप्ट में बहुत अच्छी कॉटन होती है। इंडिया की कॉटन, इंडिया, पाकिस्तान और इजिप्ट, यहाँ की कॉटन बहुत अच्छी होती है। मेन रॉ मटेरियल है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, जो कॉटन का कपड़ा होता है वो यहीं से आता है। तो कॉटन कैसे फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए होते हैं, 210। ब्लैक सॉइल और लोमी सॉइल पे ये उगती है, और ब्राइट सनशाइन इसको चाहिए होती है। इंडिया में राजस्थान, गुजरात में, महाराष्ट्र में उगती है। जूट को हम लोग गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि गोल्डन कलर का होता है। एलुवियल सॉइल में उगता है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, और हैवी रेनफॉल चाहिए होती है, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है। वेस्ट बंगाल में उगता है, जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा होता है ना, क्योंकि इसकी जो जड़ें होती हैं उसको बिल्कुल गलाना होता है पानी में, तो वेस्ट बंगाल में और बांग्लादेश में जूट काफ़ी ज़्यादा होता है। ये इंडिया में, बांग्लादेश में जो है होता है, यही इसके लीडिंग प्रोड्यूसर है। तो गोल्डन फाइबर कौन सी होती है, गोल्डन फाइबर किसको बोलते हैं, जूट को बोलते हैं, याद रखना है। तो जूट इज नोन एज गोल्डन फाइबर। इट ग्रोज ऑन एलुवियल सॉइल, हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, हैवी रेनफॉल चाहिए होता है, और ह्यूमिड क्लाइमेट की इसको ज़रूरत होती है। कॉफ़ी क्या होता है, कॉफ़ी को गर्म और वेट क्लाइमेट चाहिए होता है, और वेल ड्रेन, अच्छा मतलब खूब बढ़िया पानी वानी चाहिए होता है। हिली स्लोप, पहाड़ी इलाकों में उगता है, तो ब्राज़ील जो है इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है। और इंडिया में भी जो कर्नाटक वाला रीजन है, वहाँ पर कर्नाटक और साउथ इंडिया में काफ़ी सारे एरियाज़ में कॉफ़ी उगाई जाती है। तो वार्म वेट क्लाइमेट चाहिए होता है, गर्म और बारिश वाला इसको क्लाइमेट चाहिए होता है कॉफ़ी को। टी जो है वो एक बेवरेज है, बेवरेज यानी कि पीते हैं कॉफ़ी और टी, प्लांटेशन है, और इसको ठंडा क्लाइमेट चाहिए होता है, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल चाहिए होती है पूरे साल, और इसकी हल्की हल्की टेंडर सी लीव्स होती है ना, वो मतलब बहुत ही हाथ से, आराम से, कोमल हाथों से निकाली जाती हैं, और काफ़ी ज़्यादा इसमें वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए होती है, और लेबर जो है वो चाहिए होता है बहुत ज़्यादा इसमें पत्तियों को चुगने के लिए। तो केन्या, इंडिया, श्रीलंका में बेस्ट क्वालिटी की टी उगाई जाती है। अब एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट और फार्म इन इंडिया, और फिर उसके बाद फार्मिंग इन यूएसए, ये वाला जो पार्ट है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका कवर करेंगे। फिर मैं तीनों के तीनों वीडियोस मर्ज कर दूँगी। वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।
हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर 4 एग्रीकल्चर का पार्ट 3। इससे पहले जो है दोनों पार्ट कवर हमारे हो चुके हैं। अब हम देखते हैं आगे का पार्ट, क्योंकि देखो एग्रीकल्चर जो है क्या होता है, खेती। इसका हम लोगों ने सारा का सारा देख लिया था। अब इनफ फार्म वाला जो पार्ट है वो हम देखेंगे। मेजर क्रॉप्स और ये सारा का सारा कवर हो गया। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट देखिए, किसी भी चीज़ की डेवलप होने का मतलब होता है कि वो चीज़ आगे बढ़ रही है। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होता है कि जो एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं फार्म की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि देखो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। दुनिया की पॉपुलेशन बहुत ही रैपिडली, हमारे देश की बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, दुनिया की भी काफ़ी बढ़ रही है। तो पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है, तो उसको खाने के लिए भी चाहिए। तो इसलिए हमें फार्म में एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट करना ही पड़ेगा। और ये काफ़ी सारी चीज़ों से इंक्रीज़ किया जा सकता है। एग्रीकल्चर का एरिया बढ़ा दो, मतलब जहाँ पे क्रॉप एरिया, जहाँ पे फसल उगाई जा रही है उस एरिया को आप बढ़ा दो, ठीक है। या फिर नंबर ऑफ क्रॉप्स जितनी है वो आप ज़्यादा उगाने लगो। इरिगेशन फैसिलिटीज़ अगर हम अच्छी कर दें तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करें। हाई यील्डिंग वैरायटीज़ ऑफ सीड। हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड का मतलब होता है कि ऐसा बीज का इस्तेमाल किया जाए जिससे उपज ज़्यादा आए। मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो अनदर एस्पेक्ट होता है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का। मतलब आपने एग्रीकल्चर की मैकेनाइजेशन कर दी, मशीन्स का इस्तेमाल करने लगे, ट्रैक्टर्स का या फिर वीडीसाइड्स का। इस तरीके से आप इस्तेमाल कर रहे हैं मशीनों का कि आपको उपज में फ़ायदा हो रहा है। तो वही होता है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। तो डेवलप करने का मतलब होता है कि कोई चीज़ आगे बढ़ रही है। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का मतलब हुआ कि फसल अब ज़्यादा उग रही है। और ये कैसे कैसे किया जा सकता है? HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल करके, अच्छा इरिगेशन दे करके, लैंड एरिया बढ़ा करके, मतलब आप ज़्यादा इलाके में फसल उगाने लगे, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करें, है ना। तो अल्टीमेट एम होता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना। फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है कि एक देश की जो भी पॉपुलेशन है, क्या सबको उतना खाना मिल पा रहा है जितना उनके शरीर को ज़रूरत है। मतलब ज़रूरत के मुताबिक क्या सबको खाना मिल पा रहा है? अगर इसका आंसर हाँ है तो फूड सिक्योरिटी अवेलेबल है। फूड सिक्योरिटी अवेलेबल होने के लिए क्या होना चाहिए? एग्रीकल्चर अच्छा होना चाहिए। एग्रीकल्चर जो है वो देश के अलग अलग भागों में या फिर दुनिया के अलग अलग भागों में अलग अलग तरीके से डिफरेंट डेवलपमेंट हुई है। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं और उनकी पॉपुलेशन लार्ज होती है, जैसे कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो हमें ज़्यादा अनाज की ज़रूरत है, ज़्यादा खाने की ज़रूरत है। बट प्रॉब्लम क्या है हमारे देश में कि प्लॉट साइज बहुत ज़्यादा छोटा है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इसीलिए जो लोगों की ज़मीनें हैं, लोगों के पास कम ज़मीनें हैं। मतलब देखिए पहले क्या था, सपोज करिए आज से 100 साल पहले ये एक ज़मीन का टुकड़ा किसी आदमी के पास था, फिर उसके 2 बेटे हुए तो फिर वो 2 में बढ़ गया, फिर 2 में बढ़ गया, अब इनके 2 और हो गए तो इनका फिर से बढ़ गया, फिर अब इसके फिर से 2 हो गए। तो इस तरीके से ना लैंड होल्डिंग छोटी होती जाती है बंटवारों की वजह से। इसकी वजह से हमारे देश में जो लैंड एरिया है किसानों के पास वो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो हम लोग को इंटेंसिव फार्मिंग करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब इंटेंसिव फार्मिंग अगर स्मॉल एरिया पे करेंगे तो इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। तो फूड सिक्योरिटी के लिए हम लोग को बड़े लैंड की, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स की, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन होती है और इंटेंसिव एग्रीकल्चर किया जाता है। क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन स्मॉल होल्डिंग्स मोस्टली फॉर सबसिस्टेंस। तो ज़्यादातर अब इतनी छोटी छोटी सी होल्डिंग्स होगी, इतने छोटे छोटे से लैंड्स होंगे, तो मोस्टली सबसिस्टेंस के लिए, मतलब अपने लिए ही क्रॉप उगाई जाती है। लार्जर होल्डिंग्स आर मोर सूटेबल फॉर कमर्शियल एग्रीकल्चर इन USA, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। तो क्योंकि वहाँ का लैंड एरिया काफ़ी ज़्यादा है, US का, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, और वहाँ की पॉपुलेशन कम है, तो लोगों के पास जो ज़मीनी इलाका है ना वो ज़्यादा है, मतलब ज़मीनें ज़्यादा हैं। तो वहाँ पर एग्रीकल्चर जो है ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से किया जाता है। वहाँ पर एरिया ज़्यादा है, फर्टिलाइजर्स का, मशीन्स का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। 2 केस स्टडीज़ हम लोग देखने वाले हैं कि एक ज़मीन का इलाका, एक फार्म इंडिया में किस तरीके से फार्मर उस पर काम करता है, और दूसरा USA में या फिर किसी दूसरी डेवलप्ड देश में कैसे फार्म्स पे काम किया जाता है। सबसे पहले 1 मिनट यहाँ पे देख लेते हैं। डू यू नो फूड सिक्योरिटी एग्जिस्ट करती है जब जितने भी लोग हैं उनको हर टाइम पर न्यूट्रिशियस और सफिशिएंट फूड मिले, ताकि उनकी जो भी डेली की रिक्वायरमेंट है हेल्दी लाइफ के लिए वो पूरी हो सके। मतलब अगर आपको जो भी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतना हेल्दी खाना डेली मिल रहा है हमारे देश के सारे लोगों को, तो यानी कि हमारा देश फूड सिक्योर है, हमारे देश में फूड सिक्योरिटी है। फार्म इन इंडिया, इंडिया में जो है वो खेत कैसा होता है? स्मॉल विलेज है एक आदिलाबाद का, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में। वहाँ पे मुन्ना लाल जो है वो एक स्मॉल फार्मर है उनके गांव के, और उनके पास 1.5 हेक्टेयर लैंड है। तो छोटा सा लैंड है,
जो है एक किसान है उनके पास। उनका जो घर है वो गांव में है और वो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड जो है वो मार्केट से हर दूसरे साल खरीदते हैं। लैंड जो है अच्छा खासा फर्टाइल है। वो साल में 2 फसलें उगा लेते हैं, एक जिसमें से चावल होता है और दूसरी दालें होती हैं। फार्मर्स जो है अपने फ्रेंड से एडवाइस लेते हैं, अपने बड़ों से एडवाइस लेते हैं और गवर्नमेंट के ऑफिसर्स से भी वो एडवाइस लेते हैं कि किस तरीके से फील्ड में काम किया जाए। तो अपने दोस्तों से और गवर्नमेंट भी काफ़ी सारे नोटिफिकेशंस जारी करती रहती है कि किस तरीके से खेती को बेहतर किया जा सकता है। वो ट्रैक्टर उन्होंने रेंट पे लिया हुआ है, ये जो किसान है मुन्ना लाल, ताकि ये अपनी जो है खेत की जुताई कर सकें। रेंट पे लेना पड़ा इन ट्रैक्टर क्योंकि ये ट्रैक्टर खरीद नहीं सकते हैं। और कुछ फ्रेंड्स जो है इनके वो ट्रेडिशनल मेथड जैसे कि बुलक कार्ट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। मतलब जो मुन्ना लाल है उन्होंने तो उधार पर ले लिया ट्रैक्टर, बट मुन्ना लाल के ही कुछ दोस्त जो है बैलों का इस्तेमाल करते हैं अपने खेतों की जुताई करने के लिए। उनके पास में देयर इज़ अ ट्यूबवेल इन अ नियर बाय फील्ड विच ही टेक्स ऑन रेंट टू इरीगेट हिज फील्ड। और पास के ही खेत में इनकी एक ट्यूबवेल भी लगी हुई है, ये वो भी रेंट पर लेते हैं, किराए पर अपने खेतों को पानी देने के लिए लेते हैं। इनके पास खुद की ट्यूबवेल नहीं है, खुद का ट्रैक्टर भी इनके पास नहीं है। अ फार्म इन इंडिया एक जो है किसान की कंडीशन बता रखी है इंडिया में। तो मुन्ना लाल की जो है 2 बफलोज भी हैं, यानी कि 2 भैंसें भी हैं इनके पास और कुछ इनके पास मुर्गियां हैं। वो मिल्क जो है वो सेल कर देते हैं कोऑपरेटिव्स को पास के टाउन में। मतलब जो भैंसें हैं उनके पास उसका दूध वो बेच देते हैं। और वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के खुद मेंबर भी हैं मुन्ना लाल। और ही ऑल्सो एडवाइजेज हिम ऑन द टाइप ऑफ फॉडर फॉर हिज एनिमल्स, सेफ्टी मेजर्स टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ द लाइफ स्टॉक एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो जो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, जैसे कि बहुत सारे किसान मिलकर के एक अपना ग्रुप बनाते हैं, तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर भी है मुन्ना लाल। और अपना वो उनसे भी सजेशंस लेते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी वालों से कि किस तरीके से अपने गाय भैंसों का ध्यान रखा जा सके। सारे के सारे मेंबर्स जो है फैमिली के वो फार्म एक्टिविटीज़ में मदद करते हैं। कई बार मुन्ना लाल को जो है बैंक से उधार लेना पड़ता है ताकि वो अपनी जो है एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट खरीद सके। कई बार वो अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी से भी उधार ले लेते हैं। वो अपने प्रोड्यूस को मंडी में बेचते हैं पास के टाउन में जा कर के। मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स जो हैं उनके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होती, इसलिए मतलब जैसे कि एक बार फसल उग गई तो उनको अपनी फसल बेच कर ही आनी है, चाहे दाम कोई भी हो, क्योंकि उनके पास कोई स्टोरेज फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है कि अगर दाम महंगा है या फिर दाम कम दाम में अगर उनकी फसल बिक रही है तो भी उनको बेचनी पड़ती है, क्योंकि उनके पास अपनी फसल को रखने की कोई जगह नहीं होती, यानी कि स्टोरेज फैसिलिटीज़ की कमी है। और मार्केट अगर फेवरेबल हो ना हो फिर भी जो है उनको अपनी फसल बेचनी पड़ती है। बट गवर्नमेंट ने रिसेंट ईयर्स में काफ़ी सारे स्टेप्स उठाए हैं ताकि स्टोरेज फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई जा सके किसानों को। तो एक किसान इंडिया में जो है उसकी कंडीशन बताई है कि उसके पास छोटा सा लैंड है, वो रेंट पर काफ़ी सारी चीज़ें लेता है, उसको कई बार उधार भी लेना पड़ता है बैंक से अपनी फसल को जो है उगाने के लिए। अब फार्म इन यूएसए में फार्म कैसा है? एवरेज साइज़ जो है फार्म का यूएसए में वो इंडिया के फार्म से बहुत ज़्यादा बड़ा है। टिपिकल साइज़ जो है यूएसए का वो 250 हेक्टेयर है और इंडिया में 1.5 हेक्टेयर था, तो कितने गुना ज़्यादा है वहाँ पे लोगों के पास लैंड। फार्मर जो है वो फार्म में ही रहता है जनरली। और सम ऑफ द मेजर क्रॉप्स ग्रोन, कौन कौन सी क्रॉप्स उगती हैं वहाँ पे? कॉर्न उगती है, सोयाबीन, वीट, कॉटन और शुगर बीट। जो हुरॉन अ फार्मर है जो कि मिडवेस्ट यूएसए में रहता है इन लोसा स्टेट, उसके पास 300 हेक्टेयर का लैंड है। वो कॉर्न उगाता है अपने फील्ड पर, ये चेक करने के बाद कि सॉइल और वाटर रिसोर्सेज जो है उसकी क्रॉप के लिए अवेलेबल है या नहीं। एडिक्वेट मेजर्स जो है वो लेता है ताकि पेस्ट वगैरह ना लगे, मतलब कीड़े ना लगे उसकी फसल को। टाइम टू टाइम वो अपने जो सॉइल के सैंपल है वो टेस्ट करने के लिए लेबोरेटरी में भेजता रहता है कि कहीं उसकी मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की कोई कमी तो नहीं हो गई है। इसकी वजह से द रिजल्ट हेल्प जो हुरॉन टू प्लान अ साइंटिफिक फर्टिलाइज़र प्रोग्राम। तो फिर वो अपनी मिट्टी को टेस्ट करने के लिए भेजता है और जिस चीज़ की उसकी मिट्टी को ज़रूरत होती है वो वही टाइप का फर्टिलाइज़र ही डालता है। इंडिया में तो हर तरह की मिट्टी पे एक ही तरीके का फर्टिलाइज़र डाल देते हैं तो इतना असर नहीं करता। यूएस में वो अपनी मिट्टी की टेस्टिंग कराने के बाद जो है फर्टिलाइज़र डालते हैं, क्योंकि उनका भाई लैंड बहुत बड़ा है, अमीर हैं वो लोग। His computer is linked to the satellite which gives him a precise picture of his field। तो जो यूएसए में जो फार्मर है उसके मतलब एक लैपटॉप या उसके कंप्यूटर में उसकी पूरी फार्म की पिक्चर भी आती रहती है। दिस हेल्प्स हिम टू यूज़ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड वेरेवर दे आर रिक्वायर्ड। तो जहाँ पर भी फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत होती है वो वहाँ पर जा कर के डाल देता है। और ट्रैक्टर, सीड ड्रिल्स, लेवलर, कंबाइंड थ्रेशर एंड थ्रेशर टू परफॉर्म वेरियस
एग्रीकल्चर ऑपरेशन। तो वहाँ पे तो इंडिया में तो सिर्फ या तो बुलक्स का इस्तेमाल हो रहा है या ट्रैक्टर उधार पे लेकर के कर रहे हैं, और यहाँ पे इनके पास ट्रैक्टर है, सीड ड्रिल्स हैं, सीड निकालने का काम करते हैं, लेवल फार्म को ठीक करने का, हार्वेस्ट करने का कि कटाई कर ले हार्वेस्टर से, फिर कटाई जो हुई है उसको साफ़ करने के लिए थ्रेशर भी है। तो बहुत सारी मशीनों का इस्तेमाल यूएस में किया जाता है। ग्रेन्स जो हैं वो ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज हाउस में रखे जाते हैं या फिर मार्केट को भेज दिए जाते हैं। फार्मर इन यूएसए वर्क्स लाइक अ बिजनेसमैन एंड नॉट लाइक अ पीजेंट फार्मर। तो फार्मर जो होता है यूएसए का, वो एक बिल्कुल बिजनेस पर्सन की तरह काम करता है, ना ही कि एक किसान की तरह। तो ये था हमारा चैप्टर एग्रीकल्चर। हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में इसमें जाना एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फिर उसके बाद इंडिया के कैसे फार्म्स हैं और यूएसए में फार्म्स कैसे हैं वो भी देखा। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो हम लोग आगे के वीडियोस में कवर कर लेंगे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू। और हाँ, आप इसका आंसर करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में बताया था हॉर्टिकल्चर का क्या मतलब होता है। इसका आंसर है ए। गोल्डन फाइबर क्या कौन सी है, इसका आंसर आप करेंगे। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी कौन है, तो इसका आंसर मैं बता रही हूँ ब्राज़ील। गोल्डन फाइबर, फाइबर धागा होता है, तो गोल्डन फाइबर, गोल्डन कलर का फाइबर किसका होता है, कट्टा कौन से कलर का होता है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में।